विद्यार्थियों, अभी तक हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में जाना कि वर्ण व्यवस्था क्या है, उसकी उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं। और जैसा कि मैंने इससे पिछली कक्षा में आपको कहा था कि हम अब वर्ण व्यवस्था को काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे और अब इसके अंतिम चरण की ओर हम बढ़ते हैं और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वर्ण व्यवस्था के कौन से समाजशास्त्रीय महत्व हैं। अगर हम इस ओर दृष्टि डालें तो सबसे पहला हम जो विभिन्न क्षेत्रों में इस व्यवस्था का जो समाजशास्त्रीय महत्व को के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो पहला दृष्टिकोण जिस पे हम दृष्टिपात कर सकते हैं वो है कर्तव्य पालन की प्रेरणा। वो कैसे, ये जानते हैं। इस व्यवस्था ने वर्ण धर्म के पालन पर जोर देकर लोगों को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। जैसे कि मैंने पूर्व की कक्षाओं में भी आपको बताया कि जब व्यक्ति का कर्तव्य निश्चित है, वर्ण व्यवस्था मूलतः किस पर आधारित है कि व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उसी के अनुरूप उसका वर्ण निर्धारित होगा। तो जब व्यक्ति का कर्तव्य निश्चित है तो यकीनन वो अपने कर्तव्यों को पूर्णतः निष्ठा के साथ करने के लिए प्रेरित होगा ही। इस व्यवस्था ने लोगों को एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोका। अब स्पष्ट है कि जब ब्राह्मणों का कर्तव्य शिक्षा दीक्षा देने का है तो स्वाभाविक तौर पर जो क्षत्रिय वर्ण के हैं वो शिक्षा दीक्षा देने का कार्य नहीं करेंगे। और हस्तक्षेप से रोका और यह भी बताया कि अपने वर्ण धर्म के अनुरूप कार्य करते रहने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। यह एक ऐसी प्रेरणा थी जिससे सदियों तक व्यक्तियों को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अब हम आते हैं दूसरे चरण की ओर। जो दूसरा समाजशास्त्रीय महत्व है वह है श्रम विभाजन और विशेषीकरण की एक व्यवस्था। मैंने लगातार निरंतर वर्ण व्यवस्था को समझाते हुए आप लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि एक व्यक्ति समस्त कार्यों में निपुण नहीं हो सकता। अगर वो समस्त कार्यों में निपुणता का प्रयास करेगा तो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। और वो बात जो मैं पिछली कक्षा में आपको निरंतर बताती आई हूँ, अगर उसको हम सार रूप में व्याख्यात करने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने पिता के परंपरागत पेशे को अधिकतर ऐसा माना गया कि अपनाना होता है। अब ये स्वाभाविक भी है। देखिए, कई बार इस बात का विरोध होता है, लेकिन आप वर्तमान में इस उदाहरण को देख सकते हैं। अमूमन मैं ये दावा कदापि नहीं करती कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है कि घर में अगर पिता डॉक्टर हैं तो ये संभावना बढ़ती है कि बेटा भी डॉक्टर ही बनेगा, चिकित्सक ही बनेगा। संभावना है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। संभावना है, आवश्यकता नहीं है, ज़रूरी नहीं है। क्यों संभावना इसलिए बन जाती है कि वो बच्चा बालपन से जब उसका समाजीकरण हो रहा है वो निरंतर अपने पिता को लोगों की सेवा का कार्य करते देखता है, चिकित्सक की भूमिका निभाते हुए देखता है, तो उसके मन मस्तिष्क में उस व्यवसाय को लेकर, चिकित्सकीय व्यवसाय को लेकर एक अभिप्रेरणा उसे प्राप्त होती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अधिकतर ऐसा देखने में आया है कि जिनके पिता वकील हैं उनका पुत्र भी वकील बनता है, और वही बात कि वो निरंतर उस कार्य प्रणाली को देखता है और उससे उसे अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। वर्ण व्यवस्था में भी अधिकतर ऐसा होता था कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही बनता था, क्योंकि वो बाल काले से उन समस्त कार्यों को संपादित होते हुए देखता था जो ब्राह्मण वर्ण की विशेषताएं हैं, और उन्हीं कार्यों को वो जीवन में आत्मसात करता था। लेकिन यहाँ मैं स्पष्ट करूँगी कि ये वर्ण व्यवस्था की विशेषता नहीं थी कि जो व्यक्ति जो कार्य करेगा वो उस कार्य के अनुरूप व्यक्ति को उसका वर्ण प्राप्त होगा, ये विशेषता रही। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं था कि जो पिता करेगा वही पुत्र को करना अनिवार्य है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वर्तमान में ही दो उदाहरण देके, दो व्यवसायों का, दो पेशों का उदाहरण देके समझाया कि अमूमन ऐसा होता है। इसलिए अगर हम वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर भी ये देखने को मिलता था कि अपने पिता के परंपरागत व्यवसाय को बच्चा अपनाता था। इसका कारण यह भी रहा कि प्रत्येक का एक निश्चित वर्ण धर्म रहा जिसके अनुरूप कार्य करने से उसको
अभिप्रेरणा तो प्राप्त होती थी, साथ में उसको वो विशेषीकरण भी प्राप्त होता था जो निरंतर वो देखता था। अब पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार के कार्य करने से स्वभावतः विशेषीकरण प्राप्त होता ही होता है, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बात करते हैं हम वर्ण व्यवस्था के समाजशास्त्रीय महत्व की तीसरी व्यवस्था पे, लचीली व्यवस्था। इस व्यवस्था ने नियंत्रित गतिशीलता के आधार पर सामाजिक प्रगति में योग दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को अपने गुण तथा कर्म के आधार पर एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने की छूट दी गई थी, जो बात मैंने अभी आपको कही और निरंतर कहती आ रही हूँ कि व्यक्ति अगर अपने कार्य में परिवर्तन करेगा तो उसका वर्ण भी परिवर्तित हो जाएगा। स्पष्ट है कि निम्न वर्ण में भी जन्म लेकर व्यक्ति उच्च वर्ण का सदस्य हो सकता था। अब एक महत्वपूर्ण विशेषता जो वर्ण व्यवस्था की रही, जिसके समाजशास्त्रीय महत्व के संबंध में हम कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के कारण सामाजिक संघर्षों से छुटकारा मिला। क्यों? ये आप बहुत बेहतर तरीके से अभी तक की कक्षाओं में जो आपने पढ़ा उसके आधार पे समझ गए होंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। देखिए, जब किसी कार्य को, ये व्यक्ति को कहा जाए कि आप इसमें निपुण हैं, आप इस विशेष कार्य विशेष को आप करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर वो दूसरे किसी के कार्य में अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा। और जब हस्तक्षेप नहीं करेगा तो सामाजिक संघर्ष और पारिवारिक संघर्ष, जिस भी प्रकार के मानसिक और शारीरिक संघर्ष जो समाज में आजकल हमें देखने को मिलते, वो विघटित नहीं होते थे। साधारण शब्दों में हम कहें तो इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अपने वर्ण धर्म के पालन में लगा रहता था व्यक्ति, तथा प्रत्येक को एक निश्चित सामाजिक स्थिति प्राप्त होती थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी विशेष सामाजिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता नहीं करनी होती थी। अब आते हैं हम वर्ण व्यवस्था की जो समाजशास्त्रीय महत्व है उसके अगले चरण में, और वो विशेषता क्या रही? समानता की नीति पर आधारित। कैसे? आइए जानते हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों के अलग अलग कार्य होते हुए भी सामाजिक व्यवस्था में सभी वर्णों का समान महत्व था। देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने वर्ण व्यवस्था की प्रथम कक्षा में वर्ण व्यवस्था की तुलना मानवीय शरीर से की थी, और मैंने स्पष्ट तौर पर आप लोगों से कहा था कि जिस प्रकार हमारे शरीर में मुख का बहुत अधिक महत्व है, परंतु उतना ही अधिक महत्व हमारे पाँव का है, उतना ही अधिक महत्व हमारी जंघाओं का है, उतना ही महत्व हमारे हाथों का है। हम किसी के महत्व को ज़्यादा या कम नहीं आंक सकते। यही बात जो निरंतर मैं आपको बताने की चेष्टा कर रही हूँ, अगर इसे हम सार शब्दों में कहें, कम शब्दों में कहें, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों के अलग अलग कार्य होते हुए भी सामाजिक व्यवस्था में सभी वर्णों का समान महत्व था। प्रत्येक वर्ण की सेवाओं को सामाजिक दृष्टि से समान महत्व दिया गया था। यद्यपि इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों के रूप में समाज का कार्यात्मक विभाजन तो हुआ, परंतु सभी वर्ण एक दूसरे को समान सम्मान प्राप्त करते थे और समान माना गया। अब आते हैं हम इसकी अंतिम विशेषता पर, और वो है शक्ति संतुलन बनाए रखने में योग। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रयत्न किया गया कि विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में केंद्रित ना, और आपने इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाती हैं तो वो तानाशाह हो जाता है और समाज सुचारू रूप से नहीं चल पाता, समाज में कुंठाएं और विघटन व्याप्त हो जाता है। यही कारण रहा कि वर्ण व्यवस्था एक अद्वितीय व्यवस्था क्यों मानी गई कि समाज में शस्त्र या ज्ञान शक्ति या शस्त्र सेना बल या अन्य संपत्ति या सेवा का श्रम, इस प्रकार की जो मूलतः चार शक्तियां हैं, ये किसी एक व्यक्ति या समूह पर केंद्रित नहीं की गई। कैसे? वो आप लोगों को भली भांति पता है कि ज्ञान की जो शक्ति थी वो ब्राह्मणों को प्रदान की गई, जो शस्त्र या सेना बल की शक्ति थी वो क्षत्रियों को प्रदान की गई, जो अन्य संपत्ति या व्यवसाय की विशेषता रही है, समाज का जो आधार रहा है
वो वैश्यों को प्रदान किया गया और सेवा का कार्य या सेवाओं की शक्ति शूद्रों को प्रदान की। इन सभी शक्तियों के कुछ व्यक्ति या किसी विशेष समूह में केंद्रित हो जाने पर, जैसे कि मैंने कहा, समाज में अत्याचार अनाचार बढ़ सकते थे। परंतु जैसा कि आपने इतनी कक्षाओं में जाना कि वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ किसी भी व्यक्ति को एक कार्य नहीं सौंपा गया। तो कुल मिला के अगर वर्ण व्यवस्था को हम कुछ पंक्तियों में हम इसकी चर्चा करना चाहें, या इसे हम अब वर्ण व्यवस्था, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो अध्याय है वर्ण व्यवस्था वो समाप्ति की ओर है, तो हम सार में एक बार वापस से चर्चा करते हैं कि वर्ण व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्य के अनुरूप, अपने कार्यों के अनुरूप अपने वर्ण में परिवर्तन कर सकता है। समाज को चलाने के लिए मूलतः जो 4 प्रमुख कार्य हैं उनको व्यक्तियों के मध्य, समाज के मध्य बांटा गया, और जो कार्य जिस व्यक्ति को उसे ये लगा, उसके स्वभावगत विशेषताओं के अनुरूप था, उस कार्य को अपनाया उसने और उसी के अनुरूप उसका वर्ण कहलाया। और ये संपूर्ण व्यवस्था इस प्रकार से सुगठित और सुसंगठित थी कि इसने समाज को सकारात्मक रूप से चलाने में अपना एक विशेष योगदान दिया। कैसे वो योगदान दिया, ये मैंने अभी पिछले 5-10 मिनट में आपको ये बात समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था ने समाज को एक निरंतर गति प्रदान की। और ये आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब समाज में संघर्ष नहीं होगा, जब व्यक्तियों के मध्य संघर्ष नहीं होगा, जब समाज में व्यक्तियों को ये पता होगा कि हर व्यक्ति का एक कौन सा जीवन का लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे कौन से कार्य करने हैं, अगर इस प्रकार की व्यवस्था जब रहेगी, कार्य का संपूर्ण श्रम विभाजन जिसे हम कहते हैं, कार्य का संपूर्ण विभाजन होगा, तो ये स्वभावतः आप लोग भी जानते हैं कि संघर्ष की स्थिति लगभग ना के बराबर होती है। और जिस समाज में संघर्ष की स्थिति नहीं होती वो निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होता है। और इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का अध्याय आज समाप्त होता है। धन्यवाद।